Welcome back to our second video of Cold War era. In this video, we will study about the emergence of two power blocks and arenas of the Cold War. First, the whole world, the whole world was divided into two blocks, USSR and US. So, division first happened in Europe. Most countries of Western Europe sided with US and Eastern countries with USSR. That is, they are also known as Western and Eastern blocks. Means the country of Western Europe sided with USA and that of Eastern Europe sided with USSR. That is why they are known as Eastern or Western bloc. Western Alliance formalized into a organization known as North Atlantic Treaty Organization in 1949. It was an association of 12 states. This Western Alliance formalized into an organization called NATO, North Atlantic Treaty Organization. It was an alliance of US and Eastern Alliance formalized into Warsaw Pact in 1955. Its main function is to counter the NATO forces. Later on, Western Alliance led by US expand their power in Asia. They formed a Southeast Asian Treaty Organization and Central East by US, CENTO and SEATO. And Eastern Alliance responded by having good relationship with small countries like Vietnam, Korea, etc. Arenas of the Cold War. Arenas of the Cold War means where these Cold War take place. So, direct confrontation were posed in Korea between 1950 and 1953, Berlin in 1958 to 1962, Cambodge in early 1960s. So in these countries, both alliances were confronted directly. But a great life lost in Vietnam, Korea and Afghanistan. After a great life loss, both alliances come to in 1960s. They came to on limiting their weapons and nuclear power. In 1960, US and USSR signed Limited Test Ban Treaty, NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty, etc. Emergence of two power blocks. दो पावर ब्लॉक का उदय होना. दोनों पावर ब्लॉक यूएस और यूएसएसआर
सबसे पहले यूरोप महादेश में विभाजन हुआ। ज़्यादातर कंट्री वेस्टर्न यूरोप का यूएस के साथ चल गया और ईस्टर्न यूरोप का यूएसएसआर के साथ संधि कर लिया, इसीलिए उसे वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता है। अब वेस्टर्न अलायंस एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मलाइज हो गया 1949 में, जो कि एक 12 देशों का समूह था। 1949 में नाटो का फॉर्मेशन हुआ। इन 1950 नाटो का मेन काम था कि जो भी अमेरिकन अलाइड कंट्री है उनको सहयोग करना। अगर किसी भी 12 में से किसी भी एक देश पे अगर अटैक हुआ तो उस अटैक को नाटो पूरा अपना ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक मानता था और उसके लिए वो फिर बदला लेता था। और उसी के बाद ईस्टर्न अलायंस भी एक अपना वार्सो पैक्ट 1955 में बनाया और इसका काम था कि नाटो फोर्सेस जहाँ जहाँ हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के फोर्सेस जहाँ जहाँ हैं उसको काउंटर करना और अपना जो उसका एलाइज कंट्री है उसे प्रोटेक्ट करना, उसका फाइनेंशियल एड देना, उसको डिप्लोमेटिक ऐड करना। इस तरह से दोनों ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे। उसके बाद यूएस साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, ये दोनों का फॉर्मेशन एशिया में किया गया क्योंकि यूएस अपना पावर को एशिया में बढ़ाना चाहता था। उसके बाद यूएसएसआर, चाइना, वियतनाम, कोरिया, ये सब के साथ अपना संबंध बढ़ाया, लेकिन कुछ ही दिन में ये संबंध ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। कुछ ही दिन में 1950 से 1959 के बीच में यूएसएसआर और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया जमीन का विवाद से। अब हम लोग देखते हैं, अब ये आता है कि जो छोटा देश था, स्मॉल कंट्री, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कोई भी सुपर पावर के लिए, क्योंकि ये छोटा देश वाइटल रिसोर्स प्रोवाइड करता था, जैसे कि तेल हो गया, खनिज हो गया, पदार्थ हो गया। उसके बाद टेरिटरी प्रोवाइड करता था। उसके बाद एक ऐसा लोकेशन प्रोवाइड करता था जहां से एक दूसरे पे जासूसी किया जा सके। उसके बाद आर्थिक सहयोग देता था। छोटा छोटा कंट्री मिलके बड़ा मिलिट्री एक्सपेंस को उठाता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। एरिनाज मतलब कहाँ कहाँ शीत युद्ध चला। तो हम लोग देखेंगे कि क्यूबन मिसाइल एक ऐसा उस तरह का बहुत क्राइसिस हुआ कोल्ड वॉर में, लेकिन क्यूबन मिसाइल उनमें से मात्र एक एग्जाम्पल जिसको हम लोग स्टडी किए। सुपर पावर डायरेक्ट, दोनों सुपर पावर का भिड़ंत डायरेक्ट कोरिया में हुआ, बर्लिन में हुआ, कंगो में हुआ, लेकिन वियतनाम हो गया, कोरिया हो गया, अफगानिस्तान हुआ, वहाँ बहुत ज़्यादा मौत हुआ, आदमी बहुत ज़्यादा मरा दोनों सुपर पावर के चलते। और कुछ कंट्री
जो कि नैम का हिस्सा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो क्या किया, हेल्प किया रिड्यूस करने में, लड़ाई को कम करने में। जैसे कि इंडिया का उस समय का पीएम जवाहरलाल नेहरू जी दोनों कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में शांति बहाल करने में बहुत अच्छा योगदान दिए थे। उसी तरह कंगो युद्ध में, कंगो में यूएन सेक्रेटरी जनरल का एक अच्छा योगदान था शांति लाने में। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे देखा गया कि एक दूसरा का इंटेंशन को, इरादा के देखने के बाद दोनों यूएस एंड यूएसएसआर दोनों कोलैबोरेट करना चाहा, लिमिट किया अपना, और एलिमिनेशन का पॉलिसी और लिमिटेशन का पॉलिसी पे काम किया गया। न्यूक्लियर हो गया या नॉन न्यूक्लियर हथियार हो गया, या न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, या नॉन न्यूक्लियर वेपन्स, दोनों को लिमिट किया गया। दोनों को एलिमिनेट करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1960 में, लिमिटेड टेस्ट वैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके बाद एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये सब दोनों कंट्री के बीच में राउंड्स ऑफ आर्म लिमिटेशन टॉक सेवरल, और वो लोग के बीच में बहुत ही मैनी लिमिटिंग एंड एलिमिनेटिंग राउंड, दे talk about limitation of arms. So in this way we can see that how two power emerged and how where they were in direct confrontation. That's all for today. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।